हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो द नेचुरल साइंस क्लासेज ऑनलाइन। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि एलिमेंट के क्वांटिटी के बेसिस पर कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है और फंक्शंस के बेसिस पर, डाइवर्स फंक्शंस के बेसिस पर कितने कैटेगरीज में एलिमेंट को डिवाइड किया गया है। और हमने बात की थी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन कौन से हैं, एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स कौन से हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल से रिलेटेड कौन से एलिमेंट्स हैं, और इनहिबिटर या एक्टिवेटर की तरह काम करने वाले कौन से एलिमेंट्स हैं। और उसके पहले वाले हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक क्या होती है। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम कमेंट में लिख भेजिए। ये आज का क्वेश्चन है। और किस ईयर में किया था ये भी लिख कर भेजिए। और बताइए कि वो कहाँ के रहने वाले थे और किस फील्ड के साइंटिस्ट थे, ये भी कमेंट में लिख भेजिए। और हमने बात की थी कि एलिमेंट के इसेंशियलिटी के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। एलिमेंट्स के लिए, जो एलिमेंट्स प्लांट के लिए इसेंशियल होते हैं, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, और कितने एलिमेंट्स हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं, और कितने एलिमेंट्स हैं जो प्लांट के लिए इसेंशियल हैं। इसकी हमने बात की थी। और फिर उसके बाद हमने चर्चा की थी कि प्लांट में मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, उनके रोल के बारे में बात की थी। और हमने देख लिया था कि नाइट्रोजन का क्या रोल है प्लांट में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रोल है प्लांट में। अब हम आज बात करेंगे पोटेशियम के बारे में। देखेंगे कि हम पोटेशियम का क्या रोल होता है प्लांट में, फास्फोरस का क्या रोल होता है प्लांट में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, निकेल, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोराइड आयन, इन सब, फास्फोरस, सल्फर, इन सब चीज़ों के, इन सब एलिमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या रोल होता है प्लांट में, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फास्फोरस। पहले हम अपने अकॉर्डिंग बात करते हैं, फिर एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है उसकी भी बात करेंगे। फास्फोरस जो होता है, ये हमने बात की थी कि एनर्जी से रिलेटेड होता है। फास्फोरस प्लांट में मेनली पाया जाता है कहाँ पे, फास्फेट के फॉर्म में तो होता ही है, लेकिन ये पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। फास्फोलिपिड्स मीन्स कि फास्फोरस कंटेनिंग लिपिड होता है, उसमें फास्फेट ग्रुप होते हैं लिपिड्स में। तो सेल मेम्ब्रेन में फास्फोरस होगा। और हमने एनर्जी, जो एडीपी होता है, उनमें एनर्जी स्टोर रहता है बॉन्ड के फॉर्म में, तो वहाँ पे फास्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। तो उसमें भी फास्फेट ग्रुप होता है, मतलब वहाँ पर भी फास्फोरस होगा। तो दो जगह पर हमें फास्फोरस मिला, एक तो सेल मेम्ब्रेन में और एक एटीपी में, मीन्स की एनर्जी से रिलेटेड सब्सटेंस में। अब इसके बारे में हम देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखता है फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट आयंस। फास्फेट आयंस के फॉर्म में फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स रूट के थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू। और फास्फेट आयंस या तो डाई हाइड्रोजन फास्फेट, फास्फाइट आयन हो सकता है, या
हाइड्रोजन फास्फेट आयन हो सकता है। H2PO4 1 निगेटिव या HPO4 2 निगेटिव के फॉर्म में हो सकता है। Phosphorus is a constituent of cell membrane, certain proteins, all nucleic acids and nucleotides. फास्फोरस जो होता है कंस्टिट्यूएंट होता है, मीन्स कि फास्फोरस पार्टिसिपेट करता है फॉर्मेशन में मेम्ब्रेन के सर्टेन प्रोटीन्स के। क्यों? क्योंकि फास्फोरस जो होता है कुछ प्रोटीन्स के फॉर्मेशन भी पार्टिसिपेट करता है। सभी न्यूक्लिक एसिड में हम जानते हैं कि फास्फेट होता है। जब फास्फेट ग्रुप जुड़ता है न्यूक्लियोसाइड में तो न्यूक्लियोटाइड बनता है और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं जिनमें फास्फेट ग्रुप होता है और उसी को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो सभी न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरस होगा, न्यूक्लियोटाइड्स में फास्फोरस होगा। याद रखिएगा, न्यूक्लियोसाइड में नहीं फास्फोरस होगा, न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरस नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड्स में फास्फोरस होता है। एंड इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल फास्फोरिलेशन रिएक्शंस। सभी फास्फोरिलेशन रिएक्शंस मीन्स कि एटीपी के फॉर्मेशन के लिए जो रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे फास्फोरस की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा पोटेशियम। पहले हम अपने अकॉर्डिंग पोटेशियम को समझेंगे। पोटेशियम की बात हमने की थी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में। पोटेशियम को हमने देखा था कि सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद हमने आयंस ऑस्मोटिक पोटेंशियल को भी मेंटेन करने के लिए पोटेशियम की ज़रूरत की बात की थी। और उसके बाद हमने बात की थी कि जो पोटेशियम होता है वो शूट के टिप पर जो रूट का टिप होता है, शूट का टिप होता है, वहाँ पे पोटेशियम की ज़्यादा क्वांटिटी होती है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है और कुछ एंजाइम्स के एक्टिवेशन में भी इन्वॉल्व होता है। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी इसके बारे में क्या लिख रहा है। पोटेशियम इट इज़ एब्जॉर्ब एज पोटेशियम आयन। ये पोटेशियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है K+ आयन के फॉर्म में। इन प्लांट में दिस इज़ रिक्वायर्ड इन मोर एबंडेंट क्वांटिटीज़। ये मोर एबंडेंट क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होता है। हमने नाइट्रोजन के बारे में एक बात की थी कि ग्रेटेस्ट अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है और पोटेशियम के बारे में बात कर रहे हैं कि एबंडेंट क्वांटिटीज़ में, मीन्स कि सबसे अधिक मात्रा में पोटेशियम होता है। इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बड्स, लीव्स एंड रूट टिप। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, बड्स में, लीव्स में और रूट टिप्स में यहाँ पे अगर बात की जाएगी तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, जबकि ओवरऑल अगर बात की जाएगी तो नाइट्रोजन ग्रेटेस्ट अमाउंट में पाया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब हमसे ग्रेटेस्ट अमाउंट में पूछा जाए और ये पूछा जाए ओवरऑल स्पेसिफाई न करे तब तो हमारा नाइट्रोजन आंसर होगा। लेकिन जब स्पेसिफाई करे कि ग्रोइंग रीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है, जैसे बड्स हैं, लीव्स है और रूट टिप है, शूट टिप नहीं, रूट टिप, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, रूट टिप, क्योंकि यहीं पे पोटेशियम वाटर का एब्जॉर्प्शन होना है तो यहीं पर पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे रूट टिप में पोटेशियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो पोटेशियम की ज़रूरत यहाँ पे मोर एबंडेंट क्वांटिटीज़ में होगी। पोटेशियम हेल्प्स इन मेंटेन एन एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल्स। पोटेशियम कैटायन एनायन बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। एंड इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है ये।
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, हमने बात की थी कि स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने में पोटेशियम का अहम रोल होता है। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एंजाइम एंड इन द मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, सेल के टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए भी पोटेशियम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे दो बातें हमने नई सीखी हैं, एक तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और दूसरा एंजाइम के एक्टिवेशन में। ये डायरेक्टली एंजाइम में पार्टिसिपेट नहीं करता और एंजाइम का पार्ट भी नहीं होता पोटेशियम, लेकिन ये एक्टिवेट करता है उसे इनडायरेक्टली। और जब पूछा जाए मोर एबंडेंट क्वांटिटीज़ में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है और स्पेसिफाई करे कि रूट टिप, बड्स, लीव्स, तब हमारा आंसर हो जाएगा पोटेशियम। और जब स्पेसिफाई ना करे तब हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट एलिमेंट है जो कैल्शियम। कैल्शियम को पहले हम अपने लैंग्वेज में अपनी जो हमने सीखा अब तक उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। कैल्शियम को हमने देखा था कि मिडिल लैमिला जो होती है लीफ की, जो सेल मेम्ब्रेन और दो सेल्स को जोड़ने वाला जो पार्ट होता है मिडिल लैमिला, वहाँ पे कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम मिडिल लैमिला कैल्शियम से ही बना होता है। और कैल्शियम को जब हम सेल डिवीज़न और सेल ग्रोथ में सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न की बात करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि जो स्पिंडल फाइबर बनता है सेल के, जब क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने सेंटर की ओर, मीन्स की इक्वेटोरियल से अपने पोल की ओर जब मूव करते हैं तो स्पिंडल फाइबर का फार्मेशन होता है। उसके फार्मेशन भी कैल्शियम का अहम रोल होता है। और हम बात करेंगे कि प्रोटीन के जो फाइब्रिन प्रोटीन होती है उनके बाद फार्मेशन भी कैल्शियम का अहम रोल होता है। अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी इसके बारे में क्या लिखता है। प्लांट एब्जॉर्ब्स कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयंस। प्लांट इसे एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम डाइकैटायन के फॉर्म में। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज़। कैल्शियम मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज़ के द्वारा रिक्वायर्ड होता है। जो मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज़ होते हैं वो कैल्शियम को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल डिवीज़न के समय ये सेल वॉल की सिंथेसिस में यूज किया जाता है कैल्शियम, पार्टिकुलरली एज कैल्शियम पेक्टेट इन द मिडिल लैमिला। और विशेषतः हम अगर बात करें तो कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में मिडिल लैमिला इसे यूज करती है। इट इज़ आल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल के फार्मेशन में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हम बात करेंगे कि जब माइटोटिक डिवीज़न होता है तब स्पिंडल फाइबर का फार्मेशन होता है और क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं। क्रोमोसोम का डिवीज़न होता है तो वहाँ पर स्पिंडल फाइबर की ज़रूरत पड़ती है। उसके फार्मेशन के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। इट एक्यूमुलेट्स इन द ओल्डेस्ट लीव्स। ये ओल्डेस्ट लीफ में, ओल्डर लीफ में जो होता है, ओल्डर लीव्स जो होती हैं वहाँ पे एक्यूमुलेट रहता है, इकट्ठा रहता है। क्यों? कि जी जो ओल्ड लीफ होती है, कैल्शियम हम स्ट्रक्चरल पार्ट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, हम देख ही रहे हैं, तो इसका रिमोबिलाइजेशन नहीं होगा। हमने रिमोबिलाइजेशन की बात की थी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में एसेंट ऑफ सेप पर। तो हमने देखा कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं वो रिमोबिलाइज नहीं होते हैं, जहाँ पे रहते हैं वहीं पे रहते हैं। और इस कमेंट में ये क्वेश्चन है आपके लिए, लिख भेजिए कि जो मोस्ट रेडली मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स होते हैं उनका डिफिशियंसी सिस्टम
सिम्टम सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, यंगर लीफ में या फिर ओल्डर लीफ में। तो वो ओल्डर लीफ में एक्यूमुलेट्स रहते हैं कैल्शियम। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इट एक्टिवेट्स सर्टेन एंजाइम, कुछ सर्टेन एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करता है कैल्शियम। एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। लगभग जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं इसे रेगुलेट करने के लिए कैल्शियम आयन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, वहाँ पर कैल्शियम आयन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स के एंजाइम की तरह का एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पहले अपने अकॉर्डिंग बात करते हैं। मैग्नीशियम हम जानते हैं क्लोरोफिल का सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है, पायरोल रिंग का। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट वाले चैप्टर में, तो हम क्लोरोफिल के देखेंगे कि उनमें जो पायरोल रिंग होती है उसका सेंट्रल पार्ट मैग्नीशियम होता है। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, मीन्स क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम इम्पॉर्टेंट है। और कई एंजाइम्स के लिए भी मैग्नीशियम इम्पॉर्टेंट होता है। फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में हम बात करेंगे रूबिस्को और पेप्को के बारे में, तो वहाँ पे मैग्नीशियम एक्टिवेटर का काम करता है। और जब बायोमॉलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ दोनों चैप्टर में हम देखेंगे कि जो राइबोसोम्स बनते हैं, राइबोसोम्स की 2 यूनिट्स होती हैं, स्मॉलर और लार्जर। 40S मीन्स 40S और 60S, 30S एंड 50S सभी यूनिट्स होती हैं। वो तो जो 2 सब यूनिट्स होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं मैग्नीशियम के हेल्प से, उसकी भी बात हम करेंगे। तो राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में भी मैग्नीशियम का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और बस हमने अभी तक इतनी ही बात की है। अब हम मैग्नीशियम के बारे में एनसीईआरटी क्या लिख रहा है, क्या बताना चाह रहा है, उसको हम देखेंगे। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ डाईवैलेंट मैग्नीशियम डाइकैटायन। ये प्लांट के द्वारा डाईवैलेंट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Mg2 पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में। इट एक्टिवेट्स द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, photosynthesis and are involved in the synthesis of DNA and RNA। ये रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और की जो रिएक्शंस होती हैं और उनमें जो एंजाइम्स यूज होती हैं, उन एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करती हैं मैग्नीशियम। और RNA और DNA के सिंथेसिस में, मीन्स की न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में मैग्नीशियम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड हेल्प टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर्स। मैग्नीशियम जो रिंग स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल्स की, मीन्स की पायरोल रिंग्स होती है, उसका कंस्टिट्यूएंट होता है, एटम होता है मैग्नीशियम, सेंटर में होता है। और राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है मैग्नीशियम, मीन्स की 2 यूनिट राइबोसोम्स की 2 यूनिट को आपस में जोड़े रखता है मैग्नीशियम। अब दिन बात करेंगे हम सल्फ़र की। सल्फ़र जो हमारा है, प्लांट, पहले हम अपने अकॉर्डिंग बात करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है इसके बारे में बात करें। सल्फ़र अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन का पार्ट होता है, एमिनो एसिड। कुछ एमिनो एसिड में जैसे सिस्टीन और मेथियोनिन में सल्फ़र होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन में भी सल्फ़र की सेल मेम्ब्रेन में हम जानते हैं प्रोटीन होती हैं, तो उनमें भी सल्फ़र की कुछ क्वांटिटी होती हैं। और सल्फ़र कंटेनिंग कुछ एंजाइम्स होती हैं जैसे कि फेरेडॉक्सिन, आयरन सल्फ़र प्रोटीन,
बस अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखता है इसके बारे में। प्लांट्स ऑब्टेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट आयन के फॉर्म में सल्फर को एब्जॉर्ब करता है प्लांट। सल्फर इज प्रेजेंट इन 2 अमीनो एसिड। सल्फर 2 अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है। एक तो सिस्टीन, स्पेलिंग इसकी याद रखिएगा, CYSTEINE, ध्यान रखिएगा सिस्टीन। और अगर CYSTENE होता सिस्टीन तो ये डाई सिस्टीन हो जाता है। सिस्टीन के 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं तो वो अलग चीज़ है, और ये सिस्टीन एक अलग चीज़ है। एंड मेथियोनीन, तो सिस्टीन डाईपेप्टाइड हो जाता है, और ये सिस्टीन जो होता है ये एमिनो एसिड है। तो सिस्टीन मेथियोनीन एंड इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स। 2 एमिनो एसिड में होता है सल्फ़र, और सेवरल एंजाइम्स जैसे कि सेवरल एंजाइम्स के भी मेन कंस्टिट्यूएंट होता है सल्फ़र। कुछ विटामिन्स का सल्फ़र मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, जैसे विटामिन 7 में इसकी बायोटीन। हेयर में इम्पॉर्टेंट होता है हेयर के ग्रोथ के लिए। कोएंजाइम ए का पार्ट होता है सल्फ़र। और फेरोडॉक्सिन मीन्स कि आयरन सल्फ़र प्रोटीन के लिए भी ये काम करता है सल्फ़र। अब हम बात करेंगे आयरन के बारे में। अभी तक हमने आयरन के बारे में क्या जानकारी इकट्ठा की है। पहले आयरन के बारे में हम अपने अकॉर्डिंग बात करें। आयरन हमने देखा था कि मैग्नीशियम जो होता है पायरोल रिंग के सेंटर में क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के दौरान, उसके सिंथेसिस के लिए आयरन का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और आयरन को कॉपर के साथ रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मीन्स कि आयरन का भी प्लांट में जो एब्जॉर्प्शन होता है आयरन को फेरस के फॉर्म में होता है, फेरिक आयन के फॉर्म में होता है। इस बात को याद रखिएगा, फेरिक आयन के फॉर्म में होता है, जबकि एनिमल में फेरस के फॉर्म में होता है। तो फेरिक आयन मीन्स Fe3 पॉजिटिव चार्ज। इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं पे लिख कर रख लीजिए, चिपका लीजिए जहाँ पे आप पढ़ते हो मेज के जस्ट सामने, और उसे देखते रहिए बीच बीच में। Fe3 पॉजिटिव फेरिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है प्लांट। फेरस के फॉर्म में भी करता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और मोस्ट सूटेबल आंसर फेरिक होगा, Fe3 पॉजिटिव आयन। तो ये फेरिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा प्लांट। और ये जो आयरन होता है कैटालेज एंजाइम का भी पार्ट होता है। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी इसके बारे में क्या लिख रहा है। प्लांट्स ऑब्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन। प्लांट आयरन को फेरिक आयंस के फॉर्म में प्राप्त करता है, एब्जॉर्ब करता है। इट इज़ रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट्स इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में ये सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है आयरन, इसीलिए इसे मैक्रो एलिमेंट्स भी कहते हैं माइक्रो के कंपैरिजन में। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स और फेरोडॉक्सिन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तो पार्टिसिपेट करते हैं। फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम प्रोटीन्स इनमें में इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। फेरोडॉक्सिन जो होता है FeS होता है, और साइटोक्रोम में आयरन मेन कंपोनेंट होता है। इट इज़ रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के समय ये Fe2 से Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है आयरन।
फेरस से फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है। इट एक्टिवेट्स कैटालेज एंजाइम, कैटालेज एंजाइम को यह एक्टिवेट करता है एंड इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में इसेंशियल रोल प्ले करता है। तो हमने यहाँ पे आयरन के बारे में दो चीज़ें मेन सीखी हैं, जानी हैं। जो आयरन एब्जॉर्ब होता है फेरिक के फॉर्म में, और ये साइटोक्रोम का भी पार्ट होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज जो हमारा होता है, मैग्नीज के बारे में हम अब नेक्स्ट बात करेंगे। मैग्नीज पहले अपने अकॉर्डिंग हम बात करते हैं मैग्नीज, और उसके बाद हम बात करते हैं एनसीईआरटी। मैग्नीज के बारे में अभी तक हमने देखा है, कहीं पर भी हम मैग्नीज के बारे में नहीं पढ़ा अभी तक, तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही इसके बारे में बात करेंगे। इट इज़ एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेस आयन, मैग्नेस आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है Mn2 पॉजिटिव। इट एक्टिवेट्स एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करती हैं उनमें एक्टिवेटर की तरह काम करता है। फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में हम देखेंगे कि जो ग्लाइकोलिसिस होती है वहाँ पे मैग्नीज यूज होता है। 5 फैक्टर्स यूज होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, वहाँ पर मैग्नीज का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और नाइट्रोजन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में मॉलिब्डेनम और आयरन की ज़रूरत होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। उसके साथ हमें मैग्नीज का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। इस बात को याद रखिए। पहला हमारा अगर हम पूछे तो मॉलिब्डेनम होगा, देन सेकंड आयरन होगा और थर्ड इज़ मैग्नीज होगी नाइट्रोजन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। और इसका बेस्ट जो डिफाइंड फंक्शन है मैग्नीज का, वाटर इवोल्यूशन के लिए है, वाटर के स्प्लिटिंग के लिए है, जिसमें ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है उसमें वाटर की स्प्लिटिंग होती है, और वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी, और ये जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वाटर से निकलती है। इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको सबसे पहले बताया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है वान नील साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि वाटर से ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, मीन्स कि वाटर से ऑक्सीजन रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में जस्ट इसके बाद ही हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये होगा मैग्नीज का फंक्शन। देन हम बात करेंगे जिंक का फंक्शन। जिंक जो होता है कैटायन के फॉर्म में, जिंकेट आयन के फॉर्म में यूज एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा, और कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जैसे कि हमने बात ही कर चुके हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और ऑक्सीन के सिंथेसिस में भी जिंक का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देखते हैं एनसीईआरटी क्या इसके बारे में बताता है। प्लांट ऑब्टेन जिंक एज जिंक डबल पॉजिटिव आयंस। इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम, स्पेसिफिकली कार्बोक्सिलेज। इट इज आल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। प्लांट द्वारा जिंक डबल पॉजिटिव के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है और कई एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जैसे कार्बोक्सिलेज जैसे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो डाईपेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स को कार्बन
मीन्स कि COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ से कट करता है। और ये रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट वाले चैप्टर में हम बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में, जो कि एक ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स है। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है कॉपर। कॉपर हम जानते हैं कॉपर क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। फेरिक और क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में, फेरिक आयन के फॉर्म में आयरन और क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में कॉपर। इस चीज़ को याद रखिएगा, एब्जॉर्ब करता है कॉपर। इट इज़ एसेंशियल फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। ओवरऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए कॉपर रिक्वायर्ड होता है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए हमारा कैल्शियम आयन रिक्वायर्ड होता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। जबकि जब हमें पूछा जाए कि ओवरऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, तो कॉपर हो जाएगा। लाइक आयरन, आयरन की तरह इट इज़ एसोसिएटेड विद सर्टेन एंजाइम इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन एंड रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम क्यूपरस टू कॉपर क्यूप्रिक। ये आयरन की तरह कुछ एंजाइम से एसोसिएटेड होता है जो रेडॉक्स रिएक्शन करती है, मीन्स कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें, और रिवर्सिबली ये भी क्यूपरस से क्यूप्रिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है बोरान। बोरान जो होता है सुक्रोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में पार्टिसिपेट करता है, और ये कैल्शियम आयन के यूटिलाइजेशन को भी बढ़ा देता है। इट इज एब्जॉर्ब एज बोरेट आयन, BO3 पॉजिटिव 3 निगेटिव आयन और B4O7 2 निगेटिव आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इसे याद रखिएगा। बोरान इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन के अपटेक और यूटिलाइजेशन के लिए बोरान का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मेम्ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बोरान का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पॉलन जर्मिनेशन के लिए इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सेल के इलॉन्गेशन, सेल के डिफरेंशिएशन के लिए इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है बोरान का। कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन के लिए भी बोरान का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये जिपमर में क्वेश्चन पूछा गया था, बोरान का किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर भी बात करेंगे कि पॉलन के जर्मिनेशन के लिए बोरान की ज़रूरत पड़ती है। मॉलिब्डेनम, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जो है प्लांट ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिब्डेट आयन। मॉलिब्डेट के आयन के फॉर्म, मॉलिब्डेट आयन के फॉर्म में प्लांट इसे एब्जॉर्ब करता है MoO2 2 निगेटिव के फॉर्म में। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज के जो एंजाइम होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, इसका एक्टिवेटर होता है मॉलिब्डेनम, बोथ ऑफ विच पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट आइटम है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन इट इज़ एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब करता है प्लांट एलॉन्ग विथ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के साथ ये हेल्प करता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, मीन्स की ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सेल के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, वाटर पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, आयन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये क्लोराइड आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एलॉन्ग विथ सोडियम पोटेशियम इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल्स। सेल्स में एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन। वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन के लिए भी ये इसेंशियल होता है मैग्नीज के साथ मिलकर। फोटोसिंथेटिक सिस्टम सेकंड में वाटर का स्प्लिटिंग होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है। इन द फोटोसिंथेसिस आ रिएक्शन दैट लीड्स टू ऑक्सीजन इवोल्यूशन। रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, और इसमें पहला जो ऑक्सीजन का
इवोल्यूशन के लिए एलिमेंट है मैग्नीज होगा। देन सेकेंड आंसर हमारा हो जाएगा क्लोरीन। और थर्ड आंसर अगर पूछा जाए ऑप्शन में रहेगा तो कैल्शियम, जब मैग्नीज और क्लोराइड ना होगा तब। तो वाटर की स्प्लिटिंग के लिए मेनली 2 एलिमेंट्स हैं, मैग्नीज और क्लोरीन, और अगर ये दोनों एलिमेंट ना हो ऑप्शन में तो थर्ड ऑप्शन हमारा कैल्शियम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको आप बार बार पढ़ते रहिए। इसमें कुछ चीज़ें समझने की हैं और कुछ चीज़ें याद करने की हैं। ज़्यादातर चीज़ें इसमें याद करने की हैं, और ये चैप्टर पूरा डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे जैसे हम सभी चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे ये सारी चीज़ें हमें याद होती जाएंगी, ये समझ में आने लगेंगी, क्योंकि यहाँ एंजाइम्स और डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की बात की जाती है, बार बार डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट की बात की जाती है। तो वो डिफरेंट चैप्टर्स को हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके रोल्स को देखेंगे और हमें ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। फिर भी इसे आप याद करते रहिए, समझते रहिए, और आप इसे लिख कर कहीं चिपका लीजिए। जैसे कि हमने बात की थी पोटेशियम आयन K+ आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम डाई वैलेंट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, मैग्नीशियम डाई वैलेंट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, और कार्बन CO2 के फॉर्म में लिया जाता है, हाइड्रोजन वाटर से लिया जाता है, ऑक्सीजन वाटर से लिया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है प्लांट में, और एब्जॉर्प्शन इसका होता है अमोनियम के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में और नाइट्राइट के फॉर्म में। फिर उसके बाद हमने बात की थी फास्फोरस फास्फेट आयन के फॉर्म में होता है, HPO4 1 निगेटिव चार्ज, या H2PO4 1 निगेटिव चार्ज, या HPO4 2 निगेटिव चार्ज के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है फास्फेट आयन। फिर उसके बाद हमने बात की थी सल्फेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, और मैग्नीज डबल आयन मीन्स कि डाईवैलेंट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। और हमने बात की थी क्लोरीन की क्लोराइड आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, मॉलिब्डेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, MoO2 2 निगेटिव चार्ज के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, बोरान B4O7 2 निगेटिव के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, BO3 3 निगेटिव के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, कॉपर क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में मीन्स कि CO डाई पॉजिटिव के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, और फेरिक आयन Fe3 पॉजिटिव के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, जिंक Zn पॉजिटिव 2 पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ये सब चीज़ें बार बार पढ़ने से और बार बार बोलते रहने से याद, कहीं पे इसको लिख कर रख लीजिए और याद कर, जब हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। कुछ आधी चीज़ें तो इसी चैप्टर में हम कवर कर लेंगे, लगभग सब आधी चीज़ें आपको एकदम से याद हो जाएंगी, और आधी चीज़ें जो आधे एलिमेंट्स हैं इनमें क्लासेस हैं डिफरेंट चीज़ें, वो तो याद तो हो जाएंगी लेकिन थोड़ा कम समझ में आएगा, डिफ़िकल्टी होगी। वो हम अगले चैप्टर्स में जब फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वो भी कवर हो जाएगा, और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे वो भी कवर हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाते रहिए, नीट का, एम्स का, हो सके तो जिपमर का भी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।